जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज उपस्थित हूँ कुछ मुख्य अभिक्रियाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए। क्लास 10 के साइंस में, केमिस्ट्री में बेसिकली कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो पिछले कई सालों से लगातार पूछी हुई जा रही हैं। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, संकलन अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो आज इन अभिक्रियाओं को बारी बारी से समझेंगे। आइए समझते हैं पहले ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त, छोटा और आसान सा परिभाषा है। इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वे अभिक्रियाएं हमेशा, जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उनकी बात हो रही है, ये अभिक्रियाएं हमेशा अपचयन के साथ होती हैं, अर्थात इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा किसके साथ होंगी? अपचयन के साथ होंगी। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो गया, अपचयन भी हो गया, तो इन्हें क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां देखो, रेड का मतलब भी है रिडक्शन, और यहां पे ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, स्पेस नहीं बचेगा। रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है यहां ऑक्सीडेशन। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उन्हें क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझ रहे हो तो इनके साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझते चलो। अगर कहीं रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा है, अब पूछता भी है क्लास 10 में कई बार, तो पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो इनको तुम रेडॉक्स अभिक्रिया के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बस थोड़ा चेंज करना होगा डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या H निकलता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं, तथा जिनमें ऑक्सीजन निकलता है और H जुड़ता है उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। देख रहे हो, डेफिनेशन वही है, बस यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H निकलता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हो गई। और अगर इसी को चेंज करना है अपचयन अभिक्रिया में, तो क्या करना है आपको? ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रियाएं। क्लियर? हाँ। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह है आपका आयरन, लोहा, और नमी के उपस्थिति में, जल के उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्या बन जाता? लौह ऑक्साइड, है ना। नमी के साथ क्या बन जाएगा? लौह ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं, कोरेजन कहते हैं, कोरेजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। श्वसन की अभिक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ये अभिक्रियाएं केवल और केवल अकेले नहीं होती हैं, केवल अकेले नहीं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो साथ में अपचयन होगा। यही नहीं बेटा, दुनिया की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, मैक्सिमम अभिक्रियाएं रिडॉक्स ही होती हैं। बहुत कम ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो या तो केवल ऑक्सीकरण की हैं या तो केवल अपचयन की हैं। अधिकांश अभिक्रियाएं कैसी हैं? रिडॉक्स ही हैं। ध्यान दीजिएगा। तो पहले समझते हैं श्वसन को। देखो बेटा, C6H12O6, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा बेटा, इनका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, और बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स कार्य करेंगे और ग्लूकोज टूट जाएगा कहाँ? 6CO2 + 6H2O
प्लस ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकल जाएगा, है ना। सभी जीवों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, रिस्पिरेशन की क्रिया होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे रेडॉक्स रिएक्शन पूछे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे या अपचयन पूछे तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। बस आपको दिखाना होगा कि इसमें भाग लेने वाले जितने अभिकारक हैं, किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो, ये हो गया ग्लूकोज या फ्रक्टोज कह लो, या इसी को हम कभी कभी कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। बहुत सारी एंजाइम काम करती हैं इसमें। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, जल निकल जाएगा और एटीपी के रूप में जीवों को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, है ना। अगर देखो यहाँ तो ग्लूकोज का क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। अब कुछ अन्य ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, जैसे कार्बन, जिसको हम कोयला कहते हैं, कोयला, कोयला जलेगा वायु में, एयर में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा? CO2 गैस प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश बाहर निकल जाएगा, है ना। कार्बन जलेगा बेटा, कोयला जलेगा वायु की उपस्थिति में, तो CO2 गैस, ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड एनर्जी निकलेगी, है ना। इसी प्रकार से मेथेन गैस जलेगा अगर वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ से निकलेगा आपका CO2, यहाँ से भी क्या निकलेगा? CO2, और यहाँ से निकलेगा आपका 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ऊष्मा और प्रकाश यहाँ से भी निकल जाएगा। ग्लूकोज नहीं, अल्कोहल को देखते हैं। अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण होता है बेटा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा यहाँ से 2CO2 निकलेगा और 4H2O निकल जाएगा यहाँ से, और प्लस प्रकाश और ऊष्मा निकल जाएगा बाहर, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ देखो, कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ देखो, ये चारों ऑक्सीजन क्या जुड़ गया यहाँ पे आकर के? कार्बन के साथ कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, है ना। यहाँ तो H नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और यहाँ से H का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये हो गया आपका कोयले का ऑक्सीकरण, ये मेथेन का ऑक्सीकरण, और ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस पर। ये तो पूछता है, हर साल पूछा है। मैं इस पे एक बहुत शानदार वीडियो लेके आऊँगा, है ना। देखिए, C6H12O6 ये है आपका, नहीं पहले तो इसको देख लो ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, क्या बन जाएगा बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2, हाँ 6O2 बनेगा, 6O2। देखो कितने कार्बन है यहाँ? 6 टाइम यहाँ पे, 6 टाइम यहाँ पे। H कितने हैं? 12 यहाँ पे। ओवरऑल O कितने हैं? 6 2 जा 12 और 12 6 18, तो 6, हाँ यहाँ 12 हो गया और 6 18, हाँ सही है, रिएक्शन बैलेंस है। अभिकारक रिएक्टेंट साइड जितने एटम होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, तभी अभिक्रिया बैलेंस होती है, सही मानी जाती है। देखो, ये हरे पौधे करते हैं। हरे ही क्यों? मतलब जीवित पौधे करते हैं, ये हमें कहना चाहिए।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। जो जब जंतु जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, और उसे कौन प्राप्त करते हैं? प्लांट प्राप्त करते हैं। तो हम लोग CO2 कहाँ छोड़ रहे हैं? वायु में तो छोड़ रहे हैं, और हम लोगों से CO2 कौन प्राप्त कर रहे हैं? प्लांट। तो प्लांट को क्या प्राप्त हो गया? CO2। और प्लांट जल कहाँ से प्राप्त करेंगे? लैंड से, जमीन से। पौधों को जमीन से जल प्राप्त हो गया, और वायु से CO2 प्राप्त हो गया जो जंतुओं ने छोड़ा हुआ था। पौधे कहाँ पे हैं? सनलाइट। पौधे कहाँ है? मैदान में है, तो वहाँ सनलाइट भी तो आ रही है। और पौधों के अंदर क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है ना? क्लोरोप्लास्ट, जिसका पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये हरे रंग का होता है, जिससे पत्तियां हरे होती हैं। तो पौधे क्या करेंगे? पौधे CO2 वायु से लेंगे, जल जमीन से लेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स पौधे अपना भोजन बना लेंगे, और यहां से निकल जाएगा आपका 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगा जो जंतु के काम आएगा। हमने क्या छोड़ा? हमने CO2 छोड़ा, बदले में हमें क्या मिला? ऑक्सीजन, है ना? तो हमने जो CO2 छोड़ा उसको हमने जो CO2 छोड़ा उससे पौधों को बेनिफिट हुआ। अब पौधों ने जो ऑक्सीजन छोड़ा उससे हम लोगों का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अतः हम लोगों का जीवन कहाँ डिपेंडेंट है? पौधों पे। और पौधों का जीवन कहाँ डिपेंडेंट है? जंतुओं पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संकलन, योगात्मक, संयोजन या योग अभिक्रिया, 4 नाम से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। संकलन अभिक्रिया से भी, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, है ना? पढ़ लेते हैं इसके परिभाषा को। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, है ना? इसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे देखो, यहाँ पर A कोई एक पदार्थ है और B दूसरा पदार्थ है, ये मिल गए और क्या बना लिए? AB एक नया पदार्थ। ठीक। संकलन अभिक्रिया मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। असंतृप्त, और कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? जितने भी धरती पे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, है ना? और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इनका फॉर्मूला होता है इनका फॉर्मूला होता है CnH2n और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, CnH2n+2। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेंगे, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एथेन बनाया है, यहाँ पर एथेन, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना? इनका फार्मूला होगा CnH2n+2। जो असंतृप्त होंगे एल्किन, फार्मूला CnH2n, जो एल्काइन CnH2n-2, है ना? चलो अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के संकलन, संयोजन, योगात्मक अभिक्रिया को। देखो, यह है आपका एल्कीन, मैं यही लिख दे रहा हूं। हाँ ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं। एथीन बनाया यहाँ पे, एथीन, ध्यान दीजिएगा, एथीन है ये, एथीन।
इसकी अभिक्रिया किससे हो गई? हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो गई, और यहाँ कैटालिस्ट लग गया बेटा निकिल। निकिल की उपस्थिति में होता है ना। अब क्या होगा देखो, एक सबस्टांस ये हो गया और एक सबस्टांस ये हो गया, है ना। दो अलग अलग सबस्टांस होंगे और मिल के एक नया सबस्टांस बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? योगात्मक अभिक्रिया। देखो होगा क्या, अब ये इससे जाके जुड़ जाएगा। होगा क्या बेटा? यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? कार्बन। यहाँ पर भी क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे कार्बन। अब एक H यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ का एक H क्या हो जाएगा यहाँ पर, और एक वाला H आ जाएगा यहाँ पर। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ? डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया। इसको ऐसा ना बनाओ ना, ऐसा ना बनाओ, ठीक नहीं लगेगा। इसको ऐसे बनाते हैं, देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन था, इस पर भी 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है? डबल बॉन्ड टूट के जुड़ा है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये H। ठीक है, तो ये था आपका एथेन, और क्या बन गया यहाँ से? एथेन बन गया, एथेन। ओके, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, और क्या बन गया यहाँ पे? संतृप्त। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक नया सबस्टांस बना है भाई, ये एथीन है, एथीन। वहाँ क्या बन गया? एथेन। नया सबस्टांस बना कि नहीं बना? और 2 लोगों के जुड़ने से बना है, तो क्या बोलेंगे इसको? योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे बात करेंगे इस पे हम लोग। एक बार पुनः देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर निकिल कैटालिस्ट के उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन आगे बात करेंगे अभी। अब यहां देखो एल्काइन, एल्काइन देखते हैं। अब कार्बन कार्बन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। ये एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ये है आपका एल्काइन, जिसको हम देंगे IPSC नाम अथाइन। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हो गई किससे? हाइड्रोजन की उपस्थिति में। कैटालिस्ट वही रहेगा निकिल, है ना। निकिल डी ब्लॉक तत्व है, और डी ब्लॉक तत्व का गुण होता है कि वो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अधूरे भरे होते हैं, है ना। उनकी बैलेंसियाँ फ्री होती हैं, बैलेंसी मुक्त होती हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कैटालिस्ट के रूप में, है ना, प्रयोग किए जाते हैं। जब जाएंगे आप 12th में, नहीं 11th में जाएंगे और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आएगा आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। जब D ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा D ब्लॉक तत्वों का प्रमुख लक्षण। वहाँ आप समझेंगे कि D ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कैटालिस्ट के रूप में क्यों प्रयोग किए जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो होगा क्या, यहाँ के ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड, है ना। कुल कितने H हैं इस कार्बन के ऊपर? इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, और जुड़ कितने रहे हैं? 4 जुड़ रहे हैं, 1 2 3 और 4। देख लो जुड़ गए। कार्बन कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट के क्या हो गया? सिंगल हो गया। टूट के क्या हो गया? वो सिंगल हो गया, टूट के सिंगल हो गया। और क्या बन गया यहाँ से? एथेन बन गया, एथेन बन गया। मतलब असंतृप्त, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कहाँ बन गए? वो
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, दो अलग अलग पदार्थ हैं, है ना, एक अथाइन और दूसरा हाइड्रोजन गैस। निकिल की उपस्थिति में क्या हो गए, तीसरा नया सबस्टेंस बना लिए, मतलब इनका इसमें क्या हो गया, योग हो गया, योग हो गया। दो लोग मिले, दो सबस्टेंस मिले, मिलके एक हो गए, मतलब योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा, अभी हम बात किए थे ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखो हम बात करते हैं, ये हो गया आपका प्लांट ऑयल कहते हैं इसको, प्लांट ऑयल। आप इसको डालडा कह सकते हो, घी कह सकते हो, नहीं डालडा कह सकते हो, घी नहीं, डालडा कह सकते हो, प्लांट ऑयल है ये, है ना। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब यह भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब जो प्लांट होता है ना, प्लांट, वो भी क्या होते, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो प्लांट नहीं, प्लांट के जो प्लांट के ऑयल होते हैं वो भी क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना। और यहाँ पे जो आर है ना बेटा, आर, वो एल्किल समूह है। और कौन सा एल्किल समूह, लंबी श्रृंखला वाले एल्किल समूह। कार्बन की संख्या क्या होगी, 15, 17, 20 होगी, है ना। प्लांट ऑयल, इसमें क्या होगा बेटा, निकिल कैटालिस्ट लगेगा और हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया जाएगा, तभी तो बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। और क्या बन जाएंगे ये, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे एक एल्किल, दो एल्किल, तीन एल्किल और चार एल्किल। कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरी हुई, 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 2 H यहाँ जोड़ा है, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, क्या बन गया अभी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया, संतृप्त। इसे ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। और हाइड्रोजन जोड़ने की क्रिया का कहलाता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोजिनेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि आप कहीं बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति आया मुझे हटा दिया, तो मेरा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, मेरे जगह पे वो व्यक्ति आ गया, है ना। तो उस व्यक्ति द्वारा मेरा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ऐसे यहाँ पे होता है, कोई एटम या कोई एटम का समूह कार्बन के ऊपर बैठा होगा, कोई दूसरा एटम या एटम का समूह आएगा और कार्बन की जगह पे बैठेगा और वहां से उस एटम को ढकेल के हटा देगा। मतलब एक परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों के स्थान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा भी बताएंगे, हाँ पहले ये देख लीजिए, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मुख्य लक्षण है। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में मेथेन के हैलोजनीकरण पे, हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन, हैलोजिनेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन। देखो बेटा, बहुत
बहुत आसान है, बहुत आसान। ये है आपका मैथेन। ठीक है, अभिक्रिया हो गया किससे? हैलोजन ही लिख लेता हूं मैं ना, X2। हैलोजन को X2 से ही लिखा जाता, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, पता नहीं सही है कि नहीं, हाँ ठीक है सही है, द्विपरमाणविक होते हैं, है ना। मतलब हैलोजन अगर केवल X के रूप में होगा तो माइनस के रूप में आएगा, वो अनस्टेबल होगा। जब दो X जोड़ेंगे आपस में, दो X जोड़ेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? X2 बनेगा और ये स्टेबल होगा, है ना। चलिए देखिए, हाँ, इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा। सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो जाता है? ये यहां से एक X आएगा और यहां से एक H यहां आएगा, X यहां गया और यहां से एक H बाहर आया। देखा, यहां से एक परमाणु यहां पर आया और यहां से एक परमाणु यहां पर आया। मतलब देखो, पहले लिख लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। इस कार्बन के 3 H क्या है? इंटैक्ट, वहां सेम है, और एक H को हटा के फेंको। ठीक है, कहां फेंको? कहां फेंको? इस H के जगह पे। और यहां से एक X को कहां फेंको? इस H की जगह पे। ठीक है, तो क्या हुआ? एक X ने क्या किया? एक H को हटाया, और एक H ने क्या किया? इसको हटाया। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो गया? स्थान परिवर्तन हो गया। जहां X था वहां H पहुंचा, और जहां H था वहां X पहुंचा, है ना। क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे हम हैलो। हैलोजन को क्या बोल देंगे? हैलो। और ये होगा आपका मैथेन। हैलो मैथेन बन गया। और यहां निकल गया आपका हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। ये हो गया आपका मेथेन का हैलोजनीकरण। मेथेन का हैलोजनीकरण मतलब मेथेन में क्या जुड़ गया? हैलोजन। और क्या निकल गया यहाँ से? हाइड्रोजन हैलाइड। अब यह अभिक्रिया एक स्टेप में नहीं पूरी होती। अगर यहाँ पे हैलोजन की मात्रा ज़्यादा है तो अभिक्रिया 3-4 स्टेप में जाएगी, और बारी बारी से सारे H क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस हम X की जगह पे क्या ले लेते हैं? अब Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां ले लेते हैं हम सनलाइट को हम H न्यू से भी दिखाते हैं। H न्यू सनलाइट, है ना। अब यहां से तुमने क्या डाला? एक यहां पर। अच्छा ठीक है, तुम ना इसको ऐसे कर लो, हाँ ये ऐसे। अब यहां से इतने को निकालो बाहर, तो क्या निकलेगा? HCl। और यह क्या करो? यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन गया आपका? बन गया आपका ये, देखो। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? यहाँ आ गया आपका Cl। ठीक है, अच्छा, अब ये, हाँ नाम लिख लो इसका, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन बन गया। ठीक है, अब इसमें पुनः क्या डालना है आपको? H न्यू, और हाँ मैं थोड़ी स्पेस देके लिखता हूँ यहाँ पे ना, स्पेस देके, प्लस Cl2 H न्यू मतलब सनलाइट। अब क्या होगा? देखो बेटा, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही क्या होगा? अच्छा, इसको अलग अलग लिख लो, थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या निकाल दो बेटा? अब इनको निकालो, इतना ऐसे ऐसे। ठीक, तो क्या निकलेगा? माइनस HCl, और एक Cl क्या हो जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ये वाला H तो सेम है,
ये वाला Cl आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। अब देखो एक ही कार्बन पे क्या आ गया, 2 गो Cl आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई, क्या बोलेंगे इसको, डाई क्लोरो मैथेन। ठीक है, अभी भी मैथेन में 2 H हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। पुनः क्या करो, पुनः लगाओ यहाँ पे Cl और सनलाइट, पुनः क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, अब यहाँ से इनको बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl हो गया, और यहाँ पर भी एक Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHCl3, और क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, -HCl, और क्या बन गया आपका ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन बन गया बेटा। इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में, है ना, बेहोश करने वाली दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब नहीं होता, पहले होता था, अब ईथर वाले कंपाउंड्स का प्रयोग होता है ना, क्योंकि बड़े इसके साइड इफेक्ट थे। चलिए, अभी भी एक H बचा है इसमें, इस H को भी क्या करते हैं हम, इस H को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस देख के लिखता हूं, सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा -HCl, और क्या बन जाएगा आपका, कार्बन के ऊपर चारों Cl आ गए। अब बोलेंगे हम 4 है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, TCM, टेट्रा क्लोरोमेथेन। हाँ, तो ये रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको लिख लीजिए। मैथेन में 4 H थे, चारों H 4 स्टेप में बारी बारी से निकल गए, और पहला जब H निकला तो CH बना, देखो इसको लिख लेंगे हम CH3Cl क्लोरोमेथेन, इसको लिख लेंगे हम CH2Cl2 इसको, और बोलेंगे हम डाई क्लोरोमेथेन, यहाँ पे लिख लेंगे CH3, इसको लिखेंगे हम CHCl3 ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, और यहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या बन गया, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन बन गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।